प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर भारतीय युद्ध कला में आगे खानवा का संग्राम। खानवा का संग्राम बच्चों ये हुआ था 1527 ईस्वी में, ठीक है, बाबर और राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह के बीच। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए। ये संग्राम बाबर और राणा सांगा उर्फ राणा संग्राम सिंह के बीच चित्तौड़ के राजा थे उस समय। जिस समय बाबर ने 1526 में, जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके पानीपत के प्रथम संग्राम में उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। तो उसी के बाद 1527 में ही बाबर और जो है चित्तौड़ नरेश राणा सांगा के बीच में एक संग्राम हुआ, जिसे खानवा के नाम से, खानवा का संग्राम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, ठीक है। इस संग्राम में विजेता जो था बाबर ने राणा सांगा को हराया था, और बाबर की रणनीति जो थी उस समय सेम पानीपत के युद्ध के समान जो रणनीति इसने 1526 के पानीपत के संग्राम में अपनाई थी, तुलगमा समरतंत्र, वही समरतंत्र इसने जो है इस संग्राम में भी अपनाया था, खानवा के संग्राम में ही। अब ये खानवा कहाँ है, थोड़ा खानवा के बारे में हम जान लेते हैं। खानवा जो है ये आगरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में एक गांव है, ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी से कुछ मील दूर है। फतेहपुर सीकरी जो है बच्चों अकबर ने बसाया था, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है फतेहपुर सीकरी। तो खानवा के बारे में आप लोग जान चुके हैं, आगरा से 60 किलोमीटर पश्चिम का एक गाँव है। समरतंत्र क्या इस्तेमाल किया? तुलगमा समरतंत्र। यही समरतंत्र पानीपत के संग्राम में भी प्रयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, तुलगमा समरतंत्र। अब देखिए थोड़ा सा राणा सांगा के हम जो है बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। राणा सांगा 1509 ईस्वी में चित्तौड़ की राज सिंहासन पर बैठे, और सिंहासनारोहण के बाद, अर्थात सिंहासन पर बैठने के बाद, अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए पूर्णतया जो है प्रयासरत रहे, ठीक है। अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए पूरा प्रयास इनका था कि हमारा राज्य विस्तार काफ़ी दूर तक हो जाए और इस क्षेत्र में हमारा जो है प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि बहादुर तो थे ही। राणा सांगा कहते हैं इनके शरीर पर लगभग 70 से 80 घाव थे, जो कि युद्ध भूमि में ही प्राप्त किए थे, जो कि इनकी वीरता और बहादुरी की मिसाल पेश करती है। इन्होंने क्या किया? अब देखिए ये इतने बहादुर थे कि पड़ोसी एवं दूर दूर तक के राजाओं ने उनके आधिपत्य को स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि लड़ाई भी बहुत किए थे। और बताए हैं ना, जैसे अभी हम आपको बता चुके हैं कि इनके शरीर में लगभग 70 से 80 घाव केवल युद्ध भूमि के मौजूद थे, ठीक। अब देखिए राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी, वही इब्राहिम लोदी जिसको बाबर ने हराया था, इनके बीच में कई युद्ध हुए, और प्रत्येक युद्ध में राणा सांगा की विजय होती रही। ये बात दूसरी है कि दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाए, नहीं किए हैं, लेकिन किसी युद्ध में ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित ना किया हो। लेकिन इसका प्रभाव यही हुआ कि राणा सांगा के प्रभाव में वृद्धि होती चली गई, और राणा सांगा का विचार था कि एक न एक दिन हम दिल्ली सम्राट इब्राहिम लोदी को भी पराजित करके दिल्ली पर भी अधिकार कर लेंगे, ठीक है। इधर ये छिटपुट की घटनाएं, इनके छोटे छोटे संग्राम होते रहे। उधर बाबर ने इकट्ठा छक्का मार के जो है, अर्थात इकट्ठे जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर पानीपत के संग्राम में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक। अब देखिए राणा सांगा बार बार चूँकि इब्राहिम लोदी को हरा रहे थे, तो इसलिए इनके दिमाग में तो ये था कि एक न एक दिन हम जो है दिल्ली पर अधिकार तो कर ही लेंगे। इधर जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को जब 1526 में हरा कर दिल्ली का सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें अस्थायित्व तो नहीं था, इसलिए कि राजपूत जो है चारों तरफ से राजपूतों से ही घिरा हुआ इनको राज्य मिला था। अब बाबर के लिए आवश्यक था कि भारत में पांव जमाने के लिए राणा सांगा पर भी विजय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राणा सांगा भी जो है छिटपुट कार्रवाई कर रहे थे। भाई उनके दिमाग में जब ये था कि हम इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के राज सिंहासन को प्राप्त कर लेंगे, तो उनके दिमाग में ये कैसे नहीं रहा होगा कि बाबर से हम युद्ध नहीं करेंगे। यही चीज़ बाबर को भी पता चला, तो बाबर ने ही सोचा कि अब जो कुछ भी होना है एक बार में ही हो जाए, क्योंकि राणा सांगा बार बार दिल्ली पर आक्रमण जरूर करेंगे। इस बात को एहसास बाबर को भी था,
इसलिए बाबर के लिए अब ज़रूरी था कि भारत में पांव जमाने के लिए राणा सांगा पर विजय प्राप्त करना। ठीक। और बाबर ने क्या किया, अपनी राजधानी आगरा को बनाया। अब क्या हुआ, अब देखिए क्या किया है बाबर ने। अपने क्षेत्र विस्तार के लिए दोनों के लिए खानवा युद्ध जरूरी हो गया, इसलिए कि बाबर के लिए भी ज़रूरी था कि हम भी राजपूतों पर विजय प्राप्त करके अपने क्षेत्र का विस्तार करें, और उधर जो है राणा सांगा के लिए भी जो है दिल्ली पर अधिकार करने के लिए ज़रूरी था कि वो बाबर पर विजय प्राप्त करें। कहने का मतलब यही है कि दोनों तरफ से जो है चिंगारी यानी युद्ध की लालसा दोनों तरफ से थी, दोनों की ही निगाहें जो है अपने विस्तार पर लगी हुई थी। खानवा की ओर बढ़ना था। खानवा का युद्ध इसलिए भी ज़रूरी था कि दोनों को अपना क्षेत्र विस्तार करना था। इधर जो है बाबर के दिल्ली अधिपत्य को राणा सांगा सहन नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम शासकों की जो भी उनके अधीन राजा थे, सामंती राजा, उनकी मिलीजुली सेना लेकर बयाना के किले को घेरा डाल दिया। बयाना का किला उस समय बच्चों बाबर के अधीन था। ठीक। और इस किले की सुरक्षा के लिए बाबर ने जो भी फौज भेजा उसे राणा सांगा ने जो है पराजित करके वापस भेज दिया। कहने का मतलब जितनी भी टुकड़ियां बयाना के किले को बचाने के लिए इन्होंने भेजा बाबर ने, राणा सांगा ने सबको पराजित कर दिया। और सफलता ना मिलते देखकर क्या हुआ, 16 फरवरी 1527 को बाबर स्वयं राणा सांगा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और सीकरी गांव के पास अपना शिविर लगा दिया, अपना जो है कैंप टेंट वगैरह लगा दिया। उधर राणा सांगा को जैसे ही खबर मिला कि बाबर युद्ध करने के लिए आगरा की ओर आ रहा है, तो राणा सांगा ने भी क्या किया, राणा सांगा ने तुरंत अपना घेरा उठाया और बाबर से युद्ध करने के लिए आगरा की ओर चल दिए और खानवा के निकट पहुंचकर वहां भी इन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहने का मतलब एक बात इससे समझ में आता है कि एक जंगल में जिस प्रकार दो सिंह नहीं रह सकते, वही कंडीशन उस समय बाबर और राणा सांगा की थी। ये बात दूसरी है कि राणा सांगा की निगाह दिल्ली के सिंहासन पर बराबर लगा रहा, या कहीं कहीं पर बच्चों इतिहास में ये भी मिलता है कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के चाचा कोई थे, इन्होंने ही बाबर को आमंत्रित किया था दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। कहीं कहीं इतिहास अब क्या सही है वो तो इतिहासकार ही बता सकते हैं, या फिर बहुत गहराई से जो अध्ययन किया होगा वही बता सकता है बच्चों। लेकिन कहते हैं, शायद हमने भी कहीं पढ़ा है कि बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने आमंत्रित किया था और उनका शायद विचार रहा होगा कि बाबर आएगा, महमूद गजनवी की तरह दिल्ली को लूटपाट करके चला जाएगा, इसके लूटने के बाद जो दिल्ली बचेगी उस पर हम अधिकार कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी हो, कितना लूटेगा, क्या किले को उठा के ले जाएगा क्या दिल्ली? लाल किला तो मान लीजिए उस समय नहीं था, लेकिन जो भी था, क्या दिल्ली सल्तनत की संपूर्ण जो है राजभवन को, राजमहल को उठा के ले जाएगा बाबर? कुछ नहीं, धन दौलत लेके लूट के चला जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनका विचार यही था। लेकिन जब बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर ली तो राणा सांगा को भी लगा कि अब तो मामला गड़बड़ हो रहा है, हमारी जो उम्मीद थी सारी उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। अब अपने आप को, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अब बाबर से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं दोनों के तुलनात्मक सैन्य शक्ति एवं सामरिक रचना। अब देखिए बच्चों, बाबर की जो सेना थी वो लगभग 30,000 घुड़सवारों की सेना थी। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है जिसका विकल्प और किसी के पास नहीं था, ना तो समय इब्राहिम लोदी के पास था 1526 में, ना आज जो है 1527 में राणा सांगा के पास है। बाबर के पास जो थे वो तोपखाना एवं बंदूकधारी सैनिक भी थे, मस्केटधारी, और कवच युक्त गाड़ियाँ थी। ठीक, अब बाबर की सामरिक रचना जो है, इसने क्या किया, सबसे आगे खाइयाँ एवं अवरोध अपनी सुरक्षा के लिए। बच्चों सेम यही रणनीति इसने अपनाया था पानीपत के प्रथम संग्राम में। ठीक है, और इसके पीछे क्रमशः बैलगाड़ियों को एक दूसरे से बांध कर इसने जो है खड़ा किया था, वो भी कच्चे चमड़े से बांध कर इसने बैलगाड़ियों को लगा दिया था और गाड़ियों के पीछे तिपाइयाँ रखा था जिस पे बंदूकों एवं तोपों को लगाया था, और खाइयों एवं गाड़ियों के बीच, दोनों के बीच में 40 गज का स्थान खुला छोड़ रखा था जिससे घुड़सवार सेना आक्रमण कर सकें।
यानी अपनी घुड़सवार सेना बाबर की निकल कर इन्हीं खाइयों के बीच से अटैक करना हो सामने से तो ये कर सकें। अब देखिए सेना का विभाजन इसने किस प्रकार किया था, सेम पानीपत के समान। बच्चों पानीपत का युद्ध तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन समझ लीजिए कि इसी प्रकार उसने पानीपत की लड़ाई में भी प्रयोग किया था। सेम वही रणनीति, सेम वही व्यवस्था, सेम वही सामरिक रचना, सबका प्रयोग उसने किया था। अब इसमें देखिए पहले नंबर पे दायां पक्ष यानी राइट विंग, बायां पक्ष लेफ्ट विंग, और क्या था राइट टर्निंग पार्टी यानी दाएं टर्निंग पार्टी, या जिसे कहा जाता है दायां तुलगमा दल। ऐसे बाईं टर्निंग पार्टी या कहा जाता है बायां तुलगमा दल, RTP LTP। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या किया था, दायां मध्य बायां मध्य यानी लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर, उसके अंत में आरक्षित रखा था। आरक्षित सेना जानते ही हैं किस काम आता है, अंतिम में जब सेनाएं थक जाएं शत्रु की तो अटैक करके उनको समाप्त कर दिया जाए। अब देखिए राजपूतों की सेना किस प्रकार थी बच्चों। राजपूत सेना कुल मिला के लगभग 1 लाख पैदल एवं घुड़सवार थे, 1000 हाथी थे, इसके अतिरिक्त तोपें एवं बंदूकें नहीं थी। अब यहाँ पर बच्चों देखिए दोनों के बीच में अंतर आ जाता है कि बाबर के पास तोपें एवं बंदूकें थी लेकिन हाथियाँ नहीं थी, और जो है इधर राणा सांगा के पास तोपें एवं बंदूकें नहीं थी ट्रेंडी, लेकिन उनके बदले में हाथियाँ थी। बाबर के पास, कहने का मतलब बाबर के पास जो है तोपें थी हाथियाँ नहीं थी, और राणा सांगा के पास तोपें नहीं थी हाथियाँ थी। सामरिक रचना इन्होंने किस प्रकार किया था कि इन्होंने सबसे आगे हाथियों को खड़ा किया, जैसी गलती राजपूत करते आए हैं पहले से ही, हालांकि ये परंपरा रही है भारतीयों की आगे हाथियों को खड़ा करना। यही गलती जो है उसमें वो किए थे, क्या बोलते हैं, राजा पोरस झेलम के युद्ध में, आगे हाथियाँ, उनके पीछे अग्रदल, और अग्रदल का मतलब वही अग्रदल के पैदल सैनिक, और बाजुओं की रक्षा के लिए दाएं और बाएं घुड़सवारों को लगाया था। मध्य में वही पैदल सैनिक हैं बच्चों। आरक्षित सेना इनके पास नहीं थी, अर्थात रिजर्व इनके पास नहीं थी। ठीक है, चलिए इसको बच्चों हम चित्र बना के आप लोगों को समझा देंगे जब युद्ध पढ़ाने लगेंगे तब। ठीक, चलिए थोड़ा सा और इसमें पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग जो है इसको समाप्त करते हैं। चलिए अब देखिए इधर जो है युद्ध योजना, हम थोड़ा सा बच्चों इनकी युद्ध योजना के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बाबर की योजना क्या थी कि पहले राजपूत आक्रमण करें। ये बाबर की योजना थी कि पहले राजपूत आक्रमण करें। जब राजपूत आक्रमण करके बाबर के नज़दीक पहुँचे तो बाबर क्या करें, तोपें एवं बंदूकों से फायर करके उसे समाप्त कर दे, विफल कर दे। अब जो राजपूतों के थक जाने एवं तोपों की मार से आहत होने पर, जब ये तोपों की मार से काफ़ी राजपूत आहत हो जाएं तो सामने जो गाड़ियों के बीच से 40 गज का जो स्थान छोड़ा हुआ था उससे होकर घुड़सवार सैनिक राजपूतों पर बिल्कुल सामने से अटैक कर दें। ठीक, और इसके साथ ही दाएं और बाएं तुलगमा दल क्या करें, ये दूर से दाएं और बाएं से घेर होकर ये सीधे जो है राजपूतों को दाएं बाएं और पीछे से घेर लें। ये तुलगमा दल का काम होता है बच्चों, जिसे कहा जाता है राइट टर्निंग पार्टी, लेफ्ट टर्निंग पार्टी। ठीक है बच्चों, क्या विचार था एक बार हम फिर से बाबर का रिपीट करेंगे कि बाबर का विचार था सबसे पहले राजपूत आक्रमण करें, जब राजपूत नज़दीक पहुंच जाएं तो तुरंत उनके ऊपर तोपों और बंदूकों का फायर झोंका जाए, और तोपों और बंदूकों से जब थोड़ा से जब राजपूत, चूँकि बैलगाड़ियाँ थी, खाइयाँ थी, उसको राजपूत पार नहीं कर पाएंगे, ये भी बाबर जानता था। जब घायल हो के वो जो है वहीं पड़ जाएं, कुछ घायल होंगे, कुछ मरेंगे, कुछ जो है जो मनोबल गिरेगा, ऐसी स्थिति में क्या किया उसने, उसका विचार यही था कि जब ये घायल हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ का मनोबल गिर जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे जो सामने का जो 40 गज का स्थान जो छोड़ा है उसी से होकर अपने घुड़सवार सैनिकों से इन पे आक्रमण करा देगा। इसी आक्रमण के साथ दाएं और बाएं जो RTP और LTP थी, राइट टर्निंग पार्टी, लेफ्ट टर्निंग पार्टी, या जो दाएँ बाएँ के तुलगमा दल थे, उनको दाएँ बाएँ से होकर राजपूत सेना को दाएँ बाएँ और पीछे से घेरवाना था। ठीक है बच्चों, और अंत में सामने घेर कर चारों तरफ से इनको नष्ट करना था। अब देखिए राणा सांगा की योजना क्या थी। राणा सांगा की योजना थी कि किसी एक बाजू पर आक्रमण करते हुए मुगल की सेना में प्रवेश किया जाए तथा उसे पीछे से
घेरते हुए उसके पीछे भाग तक पहुंचा जाए। ठीक, यानी पीछे से घेरने की योजना राणा सांगा की भी थी और यही योजना बाबर की। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी हम लोग अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आराम से आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।